वर्ल्ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट की भी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले का असर वित्तीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसीज टूट रही हैं। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका जाहिर की है, लेकिन भारत में आर्थिक आंकड़े मजबूती के संकेत दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये लगातार तीसरी बार है जब अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। फेड रिजर्व ने महंगाई का हवाला देते हुए इस फैसले का बचाव किया। जनवरी 2022 में जो ब्याज दर 0 पर थी वो अचानक से 9 महीने से भी कम समय में 3 से 3.25% पर आ चुकी है। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में आधे फीसदी की बढ़ोतरी की, जो 1.75% से बढ़कर अब 2.25% हो गई है। आशंका जताई गई है कि तीसरी तिमाही में ब्रिटेन के विकास दर में 0.1% की गिरावट होगी। फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद अमेरिका के स्टॉक मार्केट में बिकवाली लौटी। डाउ जोन्स 1.7% गिरकर बंद हुआ तो S&P 500 भी 1.7% के नुकसान पर रहा। नैस्डैक कंपोजिट में भी 1.7% की गिरावट दिखाई दी। यूरोप के बाजार तो थोड़ा संभल गए, लेकिन एशियाई बाजारों में गिरावट स्पष्ट नजर आई। सेंसेक्स भी 337 अंक नीचे और निफ्टी 88 अंक नीचे गिरा। इधर रुपए में 90% की बड़ी गिरावट देखी गई और ये डॉलर के मुकाबले 80.86 पर बंद हुआ। जापान, यूरोजोन और चीन की करेंसी में भी गिरावट दर्ज की गई और कई केंद्रीय बैंकों ने इस मामले में हस्तक्षेप भी किया। साल 2022 से अब तक भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 7% गिरा है। इसकी तुलना में जापान की मुद्रा येन में 23%, यूके की मुद्रा पाउंड में 18% और यूरो में 14% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय की अगस्त माह की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट में 117% का इजाफा देखा गया। यूरोजोन में 88%, भारत में आरबीआई की बैलेंस शीट केवल 35% बढ़ी और यही वजह है कि भारत में महंगाई दर में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। महंगाई को लेकर विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट की तस्वीर थोड़ा डराने वाली है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया भर में केंद्रीय बैंक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं तो साल 2023 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा सकता है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 5 दशकों में ऐसा देखने में नहीं आया कि हर कोई एक साथ ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी और दूसरी नीतियां महंगाई को काबू पाने में सफल हो सकेंगी, ये कहना मुश्किल है। निवेशकों को लगता है कि साल 2021 के मुकाबले साल 2023 में ब्याज दरों में औसतन 2% तक की बढ़ोतरी होगी। अगर सप्लाई और लेबर फोर्स की दिक्कतें दूर नहीं हुई तो महामारी के पहले 5 सालों के औसत के मुकाबले महंगाई 2 गुनी हो जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के बाद दुनिया में आर्थिक विकास की रफ्तार इस साल सबसे तेज गति से नीचे गिरी है। अमेरिका, यूरोजोन और चीन में जीडीपी गिर रही है और एक मध्यम सा झटका दुनिया को मंदी में ले जा सकता है। बहरहाल भारत में 7% की विकास दर अब भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। महंगाई दर अगस्त में 7% के आसपास है और आरबीआई इसे 2 से 6% के बीच रखना चाहती है। जाहिर तौर पर भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर है, लेकिन इस तेजी को बरकरार रखने के लिए जरूरी नीतियों पर फोकस करना ही होगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चरण सिंह जो कि सीईओ हैं ईग्रो फाउंडेशन के, और साथ ही साथ प्रोफेसर लीना जो कि एमडीआई गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ये आज का दिन हम देखें तो दुनिया भर में लगातार हमने देखा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई। वजह इसकी क्या है? और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है सर कि मंदी का खतरा आगे है, कितनी सच्चाई हो सकती है इसमें? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक हफ्ता पहले आई थी और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि मंदी आ सकती है। उससे पहले ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई थी 2 महीने पहले, उन्होंने भी कहा था कि मंदी हो सकती है और उन्होंने अमेरिका में मंदी का 30% प्रोबेबिलिटी दी थी। जी। जहां तक इस मंदी का सवाल है, एक बात मैं कहनी चाहूंगा कि अगर आप 2008 से देखें, इसकी जड़ें हैं जो 2008 में जा रही हैं। 2008 में देखें तो लेमन ब्रदर्स हुआ था, और एक मिसाल के रूप में बता सकता हूं कि जो बैलेंस शीट थी अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व में, जी। तो वो $1 मिलियन की थी। आज वो $8 बिलियन हो गई है। 1 से $4 मिलियन वो हो गई थी 2012 तक। उन्होंने बहुत एक्सपेंशन की थी। और जो जहां तक थ्योरी का सवाल है, इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी होती है कि अगर पैसा ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, फैलाव करते जाएंगे, तो कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। उसके बाद काफी देर तक वो $4 मिलियन पे ही रही और अब वो $12 मिलियन पे आ गई है, $8 मिलियन पे आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि 8 गुना वो उनकी बैलेंस शीट बढ़ी है। जो अमेरिका का हाल है,
इनकी कीमतें जो ज्यादातर 2% के आसपास चलती हैं, वो इस टाइम पे 9, 10 और लेटेस्ट डेटा जो है वो 8.3% पे चल रहा है। 4 गुना ज्यादा उनकी कीमतें चल रही है निस्बत हमारी जो उस ऊपर बैंड 6-7 के आसपास चल रही है। जी। अब क्योंकि इतनी ज्यादा इन्होंने फैलाव किया, और सिर्फ अमेरिका ने नहीं किया, यूरोप ने भी किया, इंग्लैंड ने भी किया, इनकी भी बैलेंस शीट ऐसी एक्सपैंड हुई, इनके फेड रिजर्व या सेंट्रल बैंक की, वो सारी चीजें अब कीमतों पे दिखनी शुरू हो गई। ऊपर से रशिया की लड़ाई हो गई, उससे कुछ कीमतों पे खास करके एनर्जी, व्हीट और फर्टिलाइजर्स पे फर्क पड़ा, तो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब ये बड़ा एग्रेसिवली उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फेड रिजर्व के जैसे हमारे गवर्नर होते हैं, वहां पर फेड रिजर्व के जो चेयरमैन है वो हैं जेरोमी पॉल ने भी खुद कहा कि हमें इस कीमतों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, उससे पूरे देश में मंदी आ सकती है। और मंदी का मतलब आप समझते हैं कि पूरे देश में कुछ ग्रोथ रेट पे नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, उनको सेक्रीफाइस रेशो करनी पड़ेगी, काफी त्याग देना पड़ेगा। बात यह है कि वो उन लोगों ने गैर जिम्मेवारी तरीके से पहले बैलेंस शीट बढ़ाई, और अभी क्योंकि पूरे दुनिया भर में कि करीब 20% की उनकी टोटल इनकम है, देश सबसे बड़े देश हैं जहां तक आर्थिक व्यवस्था की बात है, वो जो भी कदम उठाएंगे हमारे जैसे और कई और देशों पे उसका असर पड़ेगा। इस असर को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोफेसर लीना, अगर हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये क्या जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने पॉलिसी को लेकर के गलत कदम उठाए, ज़्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसी एक तरह से अडॉप्ट की कोविड के दौरान, जबकि भारत ने नहीं की। भारत की बैलेंस शीट जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, अगर केवल कोरोना की बात करें तो 115% फेड ने बढ़ाई अपनी बैलेंस शीट, करीब 88% ईसीबी ने बढ़ाई। भारत आरबीआई की बात करें तो केवल 35% बढ़ाए। तो सबसे पहले पॉलिसीज़ की बात करते हैं जो सेंट्रल बैंक ने अडॉप्ट की। Right. So let me explain this first. Developed worlds, they came up with huge quantitative easing. काफी पैसा उन्होंने इन्फ्लो किया compared to what India did. And अगर आपको याद हो, that was the time when everybody was cribbing कि इंडिया कब quantitative easing करेगा so that we can match up to the expectations जैसा कि विदेशी कंट्रीज कर रहे हैं. But we were very what we say deliberate in our approach, and we were very conservative in our approach. We did not do it. Certainly कोविड के टाइम पे ये करना जरूरी था, and they resulted in huge expansion of money supply. काफी हद तक उन्होंने इंक्रीज कर दिया. अब जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंजम्पशंस इंक्रीज होंगे, व्हाट वी से द GDP will increase, and they were all looking into that. अब ये सब इन्फ्लेशन में लीड करेगा, बिकॉज जितना ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा. जैसा कि प्रोफेसर सिंह ने बोला, उनकी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट इन्फ्लेशन जाती है 2% तक, हमारी जाती है इससे ज्यादा 7, 8, 9% भी हम टच करते हैं. अब जब उनकी 2% से ज्यादा पहुंच जाती है, देन दे बिकम वेरी कॉशियस, उन्हें कैसे करके इसे टैग करना है. एंड इफ यू लुक एट inflations are eating into their purchasing power of the developed world, and it's very, very important for them to actually bring it down. That's what they are doing. कुछ गलत नहीं किया, I would say. They were into expansionary mode. However, once this Ukraine thing and the China did not come back the way ideally they should have done with their production systems, has added more chaos to this particular thing. But now usko rectify to karna hi hai, and that's how all this has happened. India is in the far better state because it's a developing country. हमारा consumption ज़्यादा है, हमारी growth rate ज़्यादा है, हमारा inflation targeting का point बहुत ज़्यादा है. So we are not in that huge crisis the way they are. डॉक्टर चरण सिंह, अब एक मुश्किल सवाल शायद मैं सामने रख रहा हूँ आपके. इस वक्त दुनिया के लिए क्या ज़्यादा बड़ी परेशानी है, गिरती हुई विकास दर या फिर बढ़ती हुई महंगाई? देखिए, हर देश के लिए अपनी अपनी मुश्किलें अलग अलग होती हैं. जहां तक हमारा देश का सवाल है, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा नहीं है, जो अपर बैंड है उसके आसपास मंडरा रही है, और वैसे भी हम 6-7% इन्फ्लेशन के आदी हैं, उतना हम डरते नहीं. ये लोग 2% के आदी हैं. जब 4 गुना इन्फ्लेशन बढ़ जाए
5 गुना इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो फिक्र की बात तो होती ही है। तो उनको ये फिक्र तो है ही है, उसको उन्होंने घटाना ही घटाना है। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, आप जानते हैं कि जैसे यंग डेमोग्राफिक इंडिया हमारी है, जहाँ पे हम 1 मिलियन लोगों को वर्कफोर्स पे हर महीने एब्जॉर्ब करते हैं और 2046 तक ये चलनी है, तो हम लोगों के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हम लोग पूरा टाइम, आप देखेंगे रिजर्व बैंक, सरकार भी बताती है कि हम ग्रोथ को भी लेके साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी अर्थव्यवस्था में देखना है कि लेबर को एब्जॉर्ब करना है। जहां तक इन विदेशों का मामला है, अमेरिका हुआ या यूरो हुआ या इंग्लैंड हुआ, इनके पास आप जानते हैं कि जायदाद है, अमीरी है। तो अगर वहां पे बेरोजगारी हो जाए तो ये लोग, सोशल प्रोटेक्शन इनका बड़ा स्ट्रांग है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इनके बहुत ज्यादा है। तो ये जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ग्रोथ अगर कम हो गई, कम ग्रोथ के कारण बेरोजगारी बढ़ गई, तो वो बेरोजगारी से उतना डरते नहीं, क्योंकि वो लोग उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे देश में, क्योंकि हमारी यहाँ इतनी हम क्षमता नहीं रखते हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो नहीं देते हैं, पर हम लोग मनरेगा की स्कीम रन करते हैं, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा आप एक चीज नोट करिएगा कि जैसे इन सरकारों ने कोविड आया या जो लेमन ब्रदर्स का सिचुएशन आई, तो उन्होंने बहुत एक्सपेंशन किया। पर सबसे बड़ी बात, कोविड के दौरान जो इंडिया ने, रिजर्व बैंक और सरकार ने कदम उठाए, ऐसे ठोस कदम थे कि हमारे लोग सड़क पे नहीं आए। उसका एक कारण ये था, दवाइयां फ्री दी और राशन फ्री दिया, और जो आज तक राशन फ्री चल रहा है। इन देशों में इन लोगों को उतना फिक्र नहीं होता है, क्योंकि इनके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, इनके पैमाने थोड़े अलग चलते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे विदेश, खास करके अमेरिका, यूरो और इंग्लैंड, ये लोग इन्फ्लेशन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं और ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप हैरान होंगे, अमेरिका में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार इतना ज्यादा है कि पिछले 50 सालों में इतना रोजगार कभी नहीं हुआ अमेरिका में। अब वो प्रयत्न कर रहे हैं कि रोजगार थोड़ा गिरे ताकि बेरोजगारी बढ़े। तो उनका ये मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि दुनिया में ये भी एक पॉलिसी होनी पड़ती है, पर उसका कारण यही है कि उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई। और कीमतें बढ़ने का कारण मैंने आपको बताया है, इन्होंने जो एक्सपेंशन किया है बैलेंस शीट का, बहुत रेकलेसली किया है, और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होती तो इतने रेकलेसली उसको एक्सपैंड नहीं करते। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो करेंसी मार्केट पे इसका असर हो रहा है आज, वो कितना भारत के लिए क्या कुछ इसके मायने हैं, उसको समझेंगे। आप देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका भारत पर क्या असर है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा।
तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत पर क्या असर पड़ेगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज पर क्या असर पड़ेगा। आज जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और एक के बाद एक लगातार 4 बड़ी इकोनॉमीज़ ने आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जो कि CEO हैं ईग्रो फाउंडेशन के, और प्रोफेसर लीना कौशल जुड़ी हुई हैं MDI गुड़गांव से। प्रोफेसर लीना, अगर आपसे हम समझना चाहें, रुपये में जो असर दिखा है, आज ऑल टाइम लो पे रुपया बंद हुआ, 80-89 का स्तर दिखा, 90 पैसे टूटा। बाकी करेंसीज पर भी असर पड़ा है, चाइना की करेंसी भी कमज़ोर हुई है। ये कितनी चिंता की बात है, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में करेंसीज का टूटना? देखिए, ये काफ़ी चिंता का विषय है और ये किस लिए है, आई जस्ट एक्सप्लेन द साइकिल। होता क्या है, जब वी टेक एन एग्जाम्पल, जब US अपना फेड रेट इंक्रीज करता है, हम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ US। अब ये फेड रेट इंक्रीज करने की वजह से US की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट होती है उनकी प्राइस इंक्रीज होती है। जब प्राइस इंक्रीज होती है, यहाँ से जो पैसा, जो इंडिया जैसे कंट्रीज होते हैं, इमर्जिंग कंट्रीज होते हैं जिनमें करेंसी कैरी ट्रेड होता है, आप उन कंट्रीज से पैसा बोरो करते हो जहाँ पे सस्ता मिलता है और उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। तो वो पैसा जब इंडिया में आता है तो वो ज्यादा रिटर्न्स के लिए आता है। बट अभी जब बॉन्ड मार्केट आपको US का ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो वो पैसा वापस जाना शुरू होता है। जब पैसा वापस जाएगा, in that case demand for dollars will increase compared to the supply और हमारा रुपी और डिप्रिशिएट हो जाता है। तो ओवर टाइम इन द नियर टर्म हमारा रुपी और ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। अब ये वॉलेटाइल रहता है तो इट एनीवेज इम्पैक्ट्स दी इन्फ्लेशन लेवल्स इन आवर कंट्री। अब इन्फ्लेशन क्यों इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी इंपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर अस। नाउ व्हेन इट बिकम्स एक्सपेंसिव, it ultimately trickles down on any country to regulate inflation, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेगा। और अदरवाइज ऑल्सो जब ये इंटरेस्ट डिफरेंशियल बिटवीन 2 countries, लेट्स से इंडिया एंड US, नैरो होता है, then also it makes what we say the emerging countries like India very unattractive for investment. पैसा बाहर जाएगा, हमारा रुपी और डेप्रिशिएट करेगा। I'll add another angle to it. हमारा capital account deficit is at extreme high situations. It's almost touching 5% of the GDP, and because of that also we need lot of money. We are using lot of currencies to trade. RBI market intervene कर रहा है currency को stabilize करने में. It's leading to lot of difficulties in the market related to the depreciating rupee. जी, डॉक्टर चरण सिंह, इस चीज़ को मानते हुए कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर मंदी का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा अगले 2-3 क्वार्टर्स में, भारत को अपने तौर पर पॉलिसी डिसीजंस क्या लेने चाहिए फौरी तौर पर, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें? देखिए, जहाँ तक मंदी का सवाल है, क्योंकि हम दुनिया के साथ काफ़ी मिले जुले हैं, जहाँ तक आयात और निर्यात का मामला है, एक्चुअली हमारा आयात और निर्यात अगर ऐड कर दिया जाए तो अमेरिका से ज़्यादा है, अमेरिका के प्रतिशत से ज़्यादा होगा। उसी तरीके जब वहाँ पर मंदी होगी, यूरोप में मंदी होगी, इंग्लैंड में मंदी होगी, आपने स्विट्जरलैंड की बात की, वहाँ पर मंदी होगी, इन सब जगह पर जब मंदी होती है तो हम उन लोगों से व्यापार कर रहे हैं। जो स्पिल ओवर्स होते हैं, जो देशों पे एक देश से दूसरे देश पे असर हो जाता है, वो व्यापार से होता है, कैपिटल फ्लो से होता है, जो अभी अभी प्रोफेसर लीना समझा रहे थे, कमोडिटी प्राइसेस से होता है और सेंटीमेंट से होता है। जब पूरी खास करके 60 से 70% जहाँ पे GDP मंदी में जा रही है तो सेंटिमेंट्स भी बहुत बुरी तरह बिगड़े होते हैं, और उस सेंटिमेंट्स के बिगड़ने के कारण भी काफी मंदी आ जाती है। कहाँ पर हम लोगों पे असर पड़ सकता है? हमारी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिस्कल डेफिसिट जहां तक सवाल है, सरकार ने
खुलेआम पर बताया कितना हो रहा है, और सारी दुनिया मानती है कि इस कठिन पीरियड में हम लोग कोई बुरे नहीं है, ठीक चल रहा है हमारा फिस्कल डेफिसिट भी। हमारे जो एक्सपोर्ट है खास करके आईटी सेक्टर का, उस पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, वैसे भी एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ सकता है, और रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ सकता है हमारे यहाँ पर। जहां तक टूरिज्म का सवाल है, हमारे टूरिज्म पे फर्क पड़ सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ सकता है। अभी ये सारी चीजों पे अगर फर्क पड़ सकता है तो किस किस को क्या करना है, मेरी राय में हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इसलिए रिजर्व बैंक को थोड़ा एकोमोडेटिव होना पड़ेगा कि थोड़ा लीवेज जैसे उन्होंने पहले दिया था उस तरीके अभी भी कुछ पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी, एकोमोडेटिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जहां तक दुनिया की मंदी का सवाल है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 के आखिर तक या करीब 2024 के अप्रैल मई तक इसी दौर पे हम लोग गुजरेंगे, मंदी के दौर पे गुजरेंगे। इसलिए रिजर्व बैंक को थोड़ा एकोमोडेटिव होना पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। उसी तरीके आपको पता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर, उन पे भी प्रेशर आएगा। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी थोड़ा हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके सरकार ने पहले काफी ख्याल रखा था कोविड के दौरान, यही समझ के चलना पड़ेगा कि कोविड एक्सटेंड हो गया इस तरीके, तो सरकार को भी थोड़ा संभालना पड़ेगा। जहां तक जो एमएसएमईज होती हैं, लघु उद्योग होता है, उनमें भी काफी कठिनाई आ सकती है। तो उसमें मुझे लगता है नाबार्ड और सिडबी को थोड़ी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो हमने कोविड के दौरान किया था, मुझे लगता है हम लोग की प्रैक्टिस हो चुकी है। हम लोग उसको इस थोड़ा समय उससे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। दुनिया भर में सबको पता है कि इंडिया मंदी में नहीं फंसने वाला है, हमारी बहुत आर्थिक शक्ति मजबूत है, पर हमें तैयार रहना पड़ेगा। अभी भी हम राइट स्पॉट हैं, हमें तैयार रहना होगा। लेकिन चलते चलते प्रोफेसर लीना जी, एसेट क्लासेस में कहाँ पर आपको अपटिक आता हुआ दिखाई दे रहा है? हो सकता है डॉलर अभी मजबूत है, हो सकता है गोल्ड मजबूत हो जाए, क्रूड ऑयल की क्या स्थिति रहने वाली है? इन जनरल कौन से एसेट क्लास आपको ज़्यादा महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में आई थिंक फ्यूल पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकेंडली आई थिंक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करना शुरू कर देते हैं गोल्ड के साइड व्हेन दे आर रियली वरिंग अबाउट कि और कहीं से कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहा है। एंड स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो, आई नॉट से टम्बल, बट आई से इट्स डेफिनेटली गोइंग टू करेक्ट। तो लोगों का ध्यान गोल्ड की तरफ बढ़ना शुरू होता है। सो आई सी सम इम्पैक्ट सर्टेनली कमिंग टू दैट एंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, प्रोफेसर लीना कौशल MDI गुड़गांव से जुड़ने के लिए, और डॉक्टर चरण सिंह हमेशा की तरह अब जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में शुक्रिया। आप CEO IGRO के फाउंडेशन के तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो आज का दिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के नाम रहा। महंगाई को रोकने के लिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश हैं, वो अब परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन ज़्यादा किया और उसी का असर दिखाई दे रहा है कि उनको अब कड़े फैसले भी लेने पड़ रहे हैं ब्याज दरों के मोर्चे पर। लेकिन भारत की कहानी थोड़ी सी अलग है। भारत अभी भी दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 7% की विकास दर को अब नॉर्मल माना जा रहा है, और यही वजह है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो बेहतरी के संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कॉशियस रहना होगा और एज एंड व्हेन ज़रूरत पड़े तो पॉलिसी रिस्पॉन्स भी करना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।